हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे साथ हैं सीए सुहास, AIR 25 इन नवंबर 24 अटेम्प्ट सीए फाइनल। सुहास के साथ मेरा ये सेकंड जूम इंटरव्यू है। इससे पहले जब इनका रिजल्ट आया था रिसेंटली, हमने जस्ट अगले दिन जूम सेशन रखा था और मैंने उस सेशन में पर्टिकुलरली सुहास का पूरा एक्सपीरियंस समझा कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की और क्या क्या हुआ। बाय द पीरियड ऑफ टाइम मैंने सुहास को रिक्वेस्ट किया कि सुहास, मुझे आपका एफआर का सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, आप प्लीज अप्लाई करिए। तो सुहास ने कहा कि सर मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, मैं खुद देखना चाह रहा हूं कि जो मेरे मार्क्स हैं 83 मार्क्स, 83 सुहास, राइट? या ओके, सो 83 जो मार्क्स हैं सुहास के एफआर में, वो किस तरीके से आए, कैसे आए, तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है। तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एज वेल एज फॉर सुहास ऑल्सो कि 30 आउट ऑफ 30 इन एमसीक्यू एफआर जैसे पेपर में। आप सबको पता होगा एफआर के पेपर में केस सिनेरियोस, बहुत बड़े बड़े केस सिनेरियोस आते हैं, उसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन के केस सिनेरियोस भी रहते हैं। सो आज के इस जूम सेशन में हम यही जानेंगे। पूरा वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगा, सब लोग सुनिएगा, और हम यही जानेंगे सुहास से कि कैसे 30 आउट ऑफ 30 आए। तो सुहास, प्लीज टेल मी। सर मेरा मेन फोकस यही था कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे काफ़ी इंडेक्स है तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं, तो लोग यूजुअली क्या करते हैं, इंडेक्स कर लिया प्रॉब्लम कर लिया, इंडेक्स कर लिया प्रॉब्लम कर लिया। मैंने भी वो किया था। फिर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मैंने क्या किया, सिर्फ पूरे इंडेक्स से सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज किए। उससे मुझे क्या हुआ, हर एक इंडेक्स में जो कॉन्सेप्ट होते हैं मेरे दिमाग में लिटरली प्रिंट हो गए कि अब 40 में फेयर वैल्यू का सवाल ही पैदा नहीं होता है अकाउंटिंग में, ओनली डिस्क्लोजर। 41 में सिर्फ फेयर वैल्यू होता है। सो दीज आर समथिंग्स विच यू गेट नो ओनली जब आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हो, नॉट प्रॉब्लम्स। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में फिट हो गई थी। एंड जब मैं एमसीक्यू सॉल्व करने गया, दीज वर लाइक मेरे फिंगर टिप्स पे थे कि भाई ये इंडेक्स मुझे ये पता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडेक्स। तो फटाफट मेरे फिंगर टिप्स पे था सर वो। आई वाज अवेयर। आपने मुझे पिछली बार भी बोला था कि सर मैंने अपनी प्रिपरेशन लीव से पहले ही अपनी एफआर की कॉन्सेप्चुअल स्टार्ट कर दी थी रिवीजन। मैं क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रहा था उस टाइम पे। तो मुझे लग रहा है कि आप वही कहना चाह रहे हो कि वो जो पार्ट रहा वो एक बेस्ट पार्ट रहा 30 आउट ऑफ 30 लाने के लिए। डन, यस, दैट इज द मेन थिंग। मैक्सिमम बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि एमसीक्यूज कहां से प्रैक्टिस करें। आपने ऐसा कुछ क्या किया? सर मैंने स्पेसिफिकली कुछ नहीं किया। जो एक एंड्रॉइड पे एक प्ले स्टोर पे एक ऐप होता है आईसीआई बीओएस के नाम से, वहीं पे ना एफआर के एमसीक्यूज में प्रैक्टिस कर लिए थे। मैंने हर एक से किया नहीं था, डिसिप्लिन से नहीं किया, बट थोड़े जो हो सकते थे उतना किया। इट वाज नॉट, मतलब करना नहीं था बट करने के लिए किया, बट दैट वाज द ओनली थिंग। मेन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाज द ओनली थिंग सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। या तो वो जो आपने बीओएस वाले थे वो भी आपने ऐसे रैंडमली वगैरह चलते फिरते आपने कर लिया होगा? करेक्ट। जैसे अभी टाइम पढ़ाई करते वक्त तो नहीं, ऐसे टाइम पास जब घूम रहा हूँ, फ्री हूँ तो कर लिया ऐसे ही, तो ब्रश करते वक्त कर लिया ऐसे कुछ बस। ब्रश करते वक्त? तो आपको भी ब्रश करते वक्त एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है? मतलब ऐसे जब फालतू काम कर रहा होता हूँ तब ऐसे, मतलब स्पेसिफिकली स्टडी का टाइम नहीं निकालना है उसके लिए, ऐसे ही जब। हाँ, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों को रहता है कि एमसीक्यूज में हमें कितना टाइम अलॉट करना चाहिए, एग्जाम में कितना टाइम लगना चाहिए। ये बच्चे बहुत प्रॉब्लम में आते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि आपने कितना टाइम लिया था एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए? या मुझे सर अराउंड 20 to 25 मिनट्स लगे थे। आई थिंक 20 मिनट्स ही लगे थे मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फटाफट हो गया। बहुत कम है यार। हाँ, मेरा फटाफट हो गया सर। तो आई विल टेल यू कैसे मेरा अप्रोच था उसमें। सो इट्स वेरी सिंपल। तो मैंने क्या किया था सर, पहले इंडिपेंडेंट केस स्टडीज लिए, इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज लिए थे जो किसी और केस स्टडी या किसी और एमसीक्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। सिर्फ सिंगल, क्योंकि उसमें क्या होता है, यू नीड नॉट रिफर टू आगे पीछे, उसी पेज में पूरा आपको मिल जाएगा। तो मेंटली भी अच्छा था, क्योंकि केस स्टडी में क्या होता है, केस स्टडी हैज 2 to 3 पेजेस का केस स्टडी, फिर उसके बाद 5 क्वेश्चंस, तो वो देखने के बाद ही हार्ट अटैक आ जाता है। तो उससे अच्छा पहले इंडिपेंडेंट कर लो, फटाफट हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट में मैं पहले कर लेता था। एंड फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट तो हार्डली टेक्स एनी टाइम सर, क्योंकि वो वहीं पे है ना, तो आप क्या ही कर लोगे, तो फटाफट हो जाता है। एंड उसके बाद केस स्टडी पे, सो इट टुक अ लॉट, बहुत कम टाइम, मुझे फटाफट हो गया। इंडिपेंडेंटली में तो फर्स्ट करना चाहिए, बहुत कम हो गया वो तो टाइम। या ग्रेट, मतलब ये बहुत अच्छा टेक्निक है कि पहले थोड़े से आपने सिंगल कर लिया, क्योंकि सिंगल कंपैरेटिवली इजी भी होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट छोटा भी होता है। हाँ, तो ये अच्छा रहा। और क्योंकि सिंगल एमसीक्यूज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 मार्क्स के तो सिंगल ही आ जाते हैं। करेक्ट 3 होते हैं। हाँ, 3 होते हैं, 6 मार्क्स के हो जाते हैं, राइट? करेक्ट। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन मोर क्वेश्चन कि एमसीक्यूज बच्चे बोलते हैं सर पहले करें लास्ट में करें, आपने क्या किया? मैंने क्या किया था सर, मैंने 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखने के बाद किया था। जैसे 6 में से 5 लिखना होता है, उसमें से 2 लिखने के बाद किया था। वो 2 भी जो मैं मोस्ट कॉन्फिडेंट था, क्योंकि फर्स्ट अभी एग्जाम का आपका ये अप्रोच होता है, पहला पासिंग मार्क्स कैसे तो भी गैदर कर लो। तो फर्स्ट जो 2 क्वेश्चन पे बस वेरी श्योर, वो 2 लिख लिया। उसके बाद एमसीक्यूज में तो 30 में से 15 तो आ ही जाना यार। तो उसमें अगर तो आई वाज श्योर कि एमसीक्यूज के बाद तो मैं पास तो हो ही जाऊंगा। तो दैट वाज माय अप्रोच। तो एमसीक्यूज मैंने 2 क्वेश्चन लिखने के बाद किया था। स्टार्टिंग में नहीं किया क्योंकि स्टार्टिंग से नहीं करना था, लास्ट में नहीं किया क्योंकि पैनिक मोड में आ जाएंगे, टाइम बचाने तो 30 मार्क्स एट स्टेक हो जाएंगे, इसलिए मैंने मिडिल में किया वो।
मुझे भी याद है, आप सही बोल रहे हो, क्योंकि जब मैंने आपका कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी चेक किया, तो आपने क्वेश्चन नंबर 4A 4B सबसे पहले किया है। हाँ, और वो मुझे समझ डेप्रिसिएशन में आ गया कि भाई ये क्वेश्चन उसने इसीलिए पहले किया है क्योंकि ये मोस्ट इजी क्वेश्चन था पूरे पेपर का, करेक्ट, पूरे पेपर। और आपको उसमें 11 मार्क्स मिले। मतलब मैंने Yes. पूरी कॉपी आपकी 3-3 बार एनालाइज किया, क्योंकि अपने रेगुलर बैच में, फिर एग्जाम ओरिएंटेड बैच में बच्चों को दिखाई है एक्चुअली। तो मुझे अब रट गया है कि आपने क्या क्या कहाँ क्या क्या किया था। सो आपके 11 मार्क्स हैं उसमें, तो मुझे समझ में आ गया ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि एमसीक्यूज को शुरू में मत करो, लास्ट Yes. में तो आप पैनिक हो जाओगे। शुरू में करोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपसे अगर 2-4 क्वेश्चन बनेंगे नहीं तो वो माइंड में चलते रहेंगे और टेंशन क्रिएट करेंगे। वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में हम कर नहीं पाएंगे, फिर वही घूमता रहेगा माइंड में। तो दैट इज स्टार्टिंग के आपने 2 क्वेश्चंस कर लिए, तो 14 + 14 28 मार्क्स का आपने डिस्क्रिप्टिव कर लिया, और उसके बाद आपने एमसीक्यूज किया 30 मार्क्स का। तो आप श्योर हो गए कि यार मैंने 58 मार्क्स का तो पेपर कर लिया है, चलो अब मैं पास तो हूँ। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। चलो एनीवेज, बहुत अच्छा लगा। लास्ट पॉइंट, एनी बोनस टिप फॉर द स्टूडेंट्स अगेन, एमसीक्यूज के लिए या फिर ओवरऑल एफआर के एग्जाम के लिए? यस सर, एमसीक्यूज के लिए बोलूंगा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एमसीक्यूज। सर एक मेजर पॉइंट क्या हुआ था, मेजर हेल्प मुझे ये हुई थी कि फर्स्ट एंड सेकंड में डिटेल रिवीजन किया था, हर एक पेन पेपर वगैरह, बट थर्ड 4th 5th रिवीजन में मैंने टोटल 5 रिवीजन किए थे। तो 3 4 5 में काफी बार मैं कैलकुलेटर में प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता था विदाउट इवन टचिंग पेन। तो अभी क्वेश्चन देख लिया फटाफट, आप जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन या कंसोलिडेशन के प्रॉब्लम्स है, उसमें मेन चीजें होती है ना, वर्किंग नोट्स, जैसे नेट एसेट्स का एक हो गया, गुडविल कैलकुलेशन, पीसी कैलकुलेशन, तो फटाफट मैं कैलकुलेटर पे ही विदाउट टचिंग पेन क्वेश्चन को देखे कैलकुलेटर पे ही कर लेता था। गुडविल ये अमाउंट आ गया, या आंसर में यही अमाउंट आ रहा है गुडविल का। तो फटाफट मेरी प्रैक्टिस इनडायरेक्टली एमसीक्यूज के लिए हो गई जब मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर कर रहा था। करेक्ट, 3rd 4th 5th में तो बहुत फटाफट हो गया। मुझे आई वाज लाइक कि भाई ये मैं पहले कर चुका हूँ, मैंने स्टडी लीव में। मतलब आपने डायरेक्टली एमसीक्यूज तो अटेम्प्ट नहीं किए पहले कभी, बट आपने जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व किया कैलकुलेटर पे, तो आपकी अपने आप स्पीड बढ़ गई बेसिकली। करेक्ट, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि पेन लेके भी हर एक सॉल्व कर। 3rd 4th 5th में डोंट हैव उतना टाइम ना, तो फर्स्ट सेकंड में तो हर एक लिखना होता है, इसलिए लास्ट में तो कैलकुलेटर पे ही हो गया, एंड इट वाज लाइक अ बोनस थिंग फॉर मी। एमसीक्यूज तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। तो दैट्स वेरी ग्रेट, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। एंड 30 आउट ऑफ 30 एक अलग ही बात होती है। मुझे लगता है आप इसको, ये चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी, कभी भूलोगे नहीं आप इसको। एंड मुझे लगता है कि ये वीडियो मैंने जो बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया है, तो स्टूडेंट्स प्लीज टेक केयर ऑफ दीज पॉइंट्स जो सुहास ने आपको स्पेशली बताई। हो सकता है शायद ये पॉइंट्स आपके लिए भी हेल्पफुल हो। हाँ, मैं इसमें जरूर अपनी तरफ से ऐड ऑन करूंगा कि अगर आपको टाइम मिले तो आप जरूर केस सिनेरियोस, एमसीक्यूज वगैरह आप देख के जाइए, ठीक है। वो डिपेंड करता है टाइम है कि नहीं। सुहास का कहना है कि उसको टाइम नहीं मिला, इस वजह से उसने एमसीक्यूज देखे नहीं पहले कभी, बट आप अगर पहले देख पाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सर वन थिंग टू ऐड, जस्ट वन थिंग टू ऐड, कौन सा भी चैप्टर मत छोड़िए, कौन सा भी मत छोड़िए। लोग क्या करते हैं, इंडेक्स के चक्कर में प्रोफेशनल एथिक्स का एक चैप्टर नया होता है वो छोड़ देते हैं, या स्टार्टिंग का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स छोड़ देते हैं। 101 तो पता नहीं क्यों बहुत लोग छोड़ जाते हैं, वो छोड़ना नहीं है। जैसे अभी एथिकल ड्यूटीज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर लोग छोड़ते थे क्योंकि इसमें वो लगता है कि ऑडिट का है, बट उसमें सेम एक क्वेश्चन आ गया था एमसीक्यू का 2 मार्क का, विच वाज वेरी इजी। तो मतलब यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग, कुछ भी वो अप्रोच मन में रखना नहीं कि कुछ छोड़ना, यू हैव टू डू एवरीथिंग। क्या पता 2 मार्क भी उसमें से बोनस आ जाए, तो डोंट लीव एनीथिंग। टू ऐड विद दिस, जो आपने बोला कि कुछ नहीं छोड़ना, मुझे उसका इंपॉर्टेंस फील आया नवंबर 24 के आईबीएस के एग्जाम में, जब आईबीएस के एग्जाम में एफआर के क्वेश्चंस पूछे गए। बिलीव मी गाइस, सुहास शायद थोड़ा बहुत अभी समझ पाएगा, उसमें कोई भी जो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं या नॉर्मल टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं उनमें से नहीं आया था। बहुत सारे मिसलेनियस जो टॉपिक्स होते हैं जो बच्चे छोड़ के रहते हैं, उनमें से मैक्सिमम पूछा गया था आईबीएस में। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंस आईबीएस के लिए भी उतना ही है। तो नवंबर 24 में आईबीएस में भी बहुत अच्छा खासा कंटेंट मिसलेनियस में आया था। यस डेफिनेटली, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, टाइम मिले तो अच्छे से करके जाना चाहिए। सो थैंक्स अ लॉट सुहास, एंड आई नो आपका जो टाइम है अभी बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत प्रीशियस टाइम है। अभी आप तैयारियां कर रहे हो अपने आगे आने वाले करियर के लिए, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जो भी ये वीडियो देख रहा है, सुहास को कमेंट में ऑल द बेस्ट जरूर बोलिएगा। सुहास को ऑल द बेस्ट जरूर बोलिएगा। आई होप मैं सुहास से और भी आगे बात करूंगा जब सुहास एक अच्छे मुकाम तक पहुंच जाएगा। तो सुहास, ऑल द वेरी बेस्ट एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू गाइस।